प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 5वें नंबर चैप्टर के सबसे अंतिम क्लास के बारे में, क्योंकि आज सबसे अंतिम क्लास है हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर का। आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि पूरा सब्जेक्टिव पूरा थ्योरी तो आज खत्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज हम ना ऑब्जेक्टिव भी खत्म करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। एकदम आप लोग बता रहे हैं कि सर एकदम मस्त बिंदास है। बिंदास नहीं रहना है भाई, अच्छा रहना है लेकिन बिंदास नहीं रहना है। बिंदास वे लोग होते हैं जिनको किसी चीज का फिक्र नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब किसी चीज का फिक्र नहीं है वो बिंदास होते हैं। तो आप लोगों को बिंदास नहीं रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, ठीक है ना। आइए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि भारत में उद्योगों की स्थापना, पिछली क्लास में तो हम लोग यही पढ़े थे ना कि भारत में उद्योगों का स्थापना कैसे हुआ। पिछली क्लास में तो हम लोग यही पढ़े थे, भारत में उद्योगों का स्थापना कैसे हुआ, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। उसमें हम आपको यह भी बताए थे कि बैंकों का स्थापना याद अगर होगा तो, और अगर याद है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? बताओ बाबू जल्दी से, अगर आपको याद है तो ये भी बता दीजिए ना कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था। जल्दी जल्दी से एक बार जवाब बताइए, बताओ बाबू, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? एक बार फटाफट से बताओ, बताओ बाबू, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1895। बहुत बढ़िया। 1907 नहीं बाबू, 1907 में तो टाटा कंपनी का स्थापना हुआ था। जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा कंपनी का स्थापना किया गया था 1907 में। बाकी बैंक का स्थापना 1895 में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना। पिछली क्लास में हम आप लोगों को स्लम पद्धति भी पढ़ाए थे कि स्लम पद्धति क्या होता है, ये भी हम आप लोगों को बता दिए थे। आज बात करेंगे मजदूरों की आजीविका पर कि भाई जितने भी लोग मजदूरी कर रहे थे उन लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है ना। देखो बाबू, सबसे पहली बात तो यह है कि औद्योगिकीकरण जब हुआ, यानी कि जब फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ, जब फैक्ट्री का विकास हुआ तो जो छोटे छोटे धंधे में लगे हुए जो मजदूर थे, जो घरेलू उद्योग में काम कर रहे थे, जो घरेलू उद्योग में काम कर रहे थे, जो कुटीर उद्योग में काम कर रहे थे, आपको हम बताए किए थे पिछली क्लास में, सबका घरेलू उद्योग बंद हो गया, ठीक है ना। सब लोगों का घरेलू उद्योग बंद हो गया क्योंकि सब लोग फैक्ट्री से बना हुआ कपड़ा पहनना यूज कर दिए थे। तो घरेलू उद्योग यानी कि घर में लगा हुआ जो उद्योग था सब छोटा छोटा, वो सब बंद हो गया। तो जब घरेलू उद्योग बंद हो गया तो घरेलू उद्योग को चलाने वाले जो लोग थे वे बेरोजगार हो गए बेचारा, ठीक है ना। घरेलू उद्योग के चलाने वाले जो मालिक थे वो अब बेरोजगार हो गए, और जब बेरोजगार हो गए तो फैक्ट्री में जाकर के काम करने लगे। यानी कि जो घरेलू उद्योग के मालिक थे वो अब फैक्ट्री के वेतन भोगी मजदूर बन गए थे। समझ में आ रहा है ना। जो घरेलू उद्योग के मालिक थे वो अब फैक्ट्री में वेतन भोगी, मतलब वेतन पे काम करने वाला मजदूर बन गए थे। समझ आ रहा है। यानी कि घरेलू उद्योग के मालिक अब बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मजदूर बन गए, मजदूरी का काम करने लगे। और जब ये मजदूर बने तो इनका आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा होने लगा। आर्थिक शोषण कहने का मतलब हुआ कि बहुत कम पैसा देकर के बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है ना। मजदूरों से बहुत कम पैसा में बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था और किसी प्रकार का कोई शिकायत इसका नहीं सुनता था, ठीक है ना। मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, मजदूरों पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। मजदूरों पर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया, इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया कि मजदूरों को लगने लगा कि अब भाई अगर आंदोलन नहीं किए तो हम पर से शोषण कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मजदूरों ने क्या किया, आंदोलन करने का मन बना लिया कि फैक्ट्री के मालिक हम लोगों का इतना शोषण कर रहा है, अगर ज्यादा काम करवाते हो तो ज्यादा पैसा दो, लेकिन ज्यादा काम करवाते हो लेकिन पैसा बहुत कम देता है। इसलिए फैक्ट्री के जितने भी मालिक थे, फैक्ट्री के जितने भी मजदूर थे, सब लोगों ने सोचा कि अब आंदोलन ही एकमात्र उपाय है। अब आंदोलन अगर करेंगे तो सुधार होगा, अगर आंदोलन नहीं किए तो सुधार कभी होने वाला नहीं है। और सही भी था, ठीक है ना, सही भी था भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सही था। तो इसलिए हुआ क्या कि मजदूरों ने झुंड बनाया, मजदूर लोग क्या किए, झुंड बनाए और झुंड बना करके घूमना शुरू कर दिए, ठीक है ना। मजदूर लोग झुंड बनाए, सब मजदूर पहले एक हो गए और सब मजदूर एक हो करके एकदम हथौड़ी लिए, रड लिए, अब फैक्ट्री में घुस गए। अब फैक्ट्री में घुस करके, क्योंकि मजदूरों को पता था कि जब से मशीन आया है, मशीन के कारण ही हम लोग बेरोजगार हुए हैं। अगर मशीन नहीं रहता था तो हम लोग अपना हाथ से काम करवे करते थे, लेकिन मशीन आया है तब से हम लोगों का शोषण हो रहा है। तो सारे मजदूर मिल करके ना मशीनों का तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, मशीनों को तोड़ने लग गए, अपना सारा गुस्सा मशीनों पे उतारने लग गए, ठीक है ना। इतना ही नहीं, मशीनों को चौराहा पर ला करके उसमें आग लगा दिए,
फैक्ट्री में तोड़ फोड़ करके मशीनों को बाहर निकाले, मशीनों को बाहर निकाल के सब मजदूर लोग चौराहा पर लाया और चौराहा पर ला करके मशीनों को आग लगा दिया। ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा आंदोलन ये हो गया, क्या कह सकते हैं, उग्र हो गया। ठीक है ना, आंदोलन इतना ज्यादा मतलब बड़ा हो गया कि सब जगह पर मजदूर लोग फैक्ट्री का विरोध करने लगे, फैक्ट्री के मशीनों का तोड़फोड़ करने लगे, फैक्ट्री के मशीनों में आग लगाने शुरू कर दिए। भाई इंग्लैंड में स्थिति एकदम मतलब बदहाल हो गया, मजदूरों ने एकदम तहलका मचा करके रख दिया। ठीक है ना, अच्छा मजदूर लोग सही किए कि नहीं किए, बताओ बाबू, बताओ बाबू। मजदूरों ने तो सही किया कि भाई एकदम मशीनों को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। भाई ठीक है, शोषण तो नहीं करना चाहिए मजदूरों का ना, तो हमारे ख्याल से तो मजदूरों ने एकदम सही किया है। मजदूरों ने तो एकदम सही किया कि चलो भाई तोड़ फोड़ के करेंगे, आग लगाएंगे। मजदूर लोग क्या करें, बेचारे विवश होकर के एकदम सही किए। अंत में जाकर के सरकार का नींद खुला इंग्लैंड में और 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम पारित किया गया। ठीक है ना, याद रखिएगा 1832 में सुधार अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया, सुधार अधिनियम। और इस सुधार अधिनियम में कहा गया कि भाई मजदूरों का जो घंटा है काम करने का वो तय करो और मजदूरों का वेतन कम से कम इतना होना चाहिए। तो सुधार अधिनियम के तहत मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया। ठीक है ना, 1832 के सुधार अधिनियम के तहत मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया। लेकिन सरकार तो सुधार अधिनियम ले आया, लेकिन फैक्ट्री के मालिक उस नियम को मानवे नहीं किया। बिहार में दारू बंद कर दिया सरकार, तो जनता सब दारू नहीं पी रहा है, बताइए। बिहार में तो दारू बंद हो गया, तो कहा जनता सब दारू नहीं पी रहा है बाबू, जनता खूब मतलब दारू पी रहा है जिसको पीना है। वैसे ही हुआ, सुधार अधिनियम तो सरकार लेकर के आ गया कि मजदूरों का स्थिति में अब सुधार होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फैक्ट्री के मालिक लोग उतना शोषण अपना कर ही रहा था, खाली एगो नियम बन गया सुधार अधिनियम, बाकी कोई लाभ नहीं हुआ मजदूरों के जीवन में। ठीक है ना, फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों का शोषण अभी भी करना जारी रखा। ठीक है, अंत में लंदन में मजदूरों का एक संघ चलता था जिसको कहते हैं लंदन श्रमिक संघ। उसने क्या किया कि एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसका नाम था चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है ना, वो आंदोलन हुआ था 1838 में, ध्यान रखिएगा 1838 में लंदन श्रमिक संघ के द्वारा, लंदन श्रमिक संघ के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन किया गया। चार्टिस्ट आंदोलन किया गया। ठीक है ना, चार्टिस्ट आंदोलन किया गया, लंदन श्रमिक संघ के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन किया गया ताकि मजदूरों की स्थिति में सुधार हो। ठीक है ना, लेकिन लगातार आंदोलन के बाद भी मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। अच्छा कैमरा सही करें, अच्छा कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, एक मिनट, क्या दिक्कत आ रहा है भाई, थोड़ा छोटा हो बड़ा हो गया, चलो सही है। आइए, तो बाबू लंदन श्रमिक संघ के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन किया गया, ध्यान रखिएगा लंदन श्रमिक संघ के द्वारा क्या किया गया, चार्टिस्ट आंदोलन किया गया 1838 में। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, परीक्षा में सवाल आएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो जवाब बताइएगा 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। आंदोलन जब चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो चार्टिस्ट आंदोलन में सिर्फ यही नहीं कहा गया। भाई जरा समझिएगा इस बात को जरा ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। बाबू चार्टिस्ट आंदोलन में सिर्फ यही नहीं कहा गया कि भाई मजदूरों की स्थिति में सुधार हो, यहां तक कि वयस्क लोगों को मत देने का भी अधिकार नहीं था, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है ना, तो लोगों ने चार्टिस्ट आंदोलन में यह भी कहा कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। ठीक है ना, उससे पहले समझिएगा जरा ध्यान से, तो चार्टिस्ट आंदोलन में यह भी कहा गया कि वोट देने का अधिकार दिया जाए। काफी लंबा ये लड़ाई चला, तब जाकर के बहुत वर्षों के बाद, मतलब 1838 में तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार लागू हुआ 1918 ईस्वी में जाकर के। ठीक है ना, 1918 ईस्वी में जाकर के, ध्यान से सुनिएगा, वयस्क मताधिकार लागू हुआ, वयस्क मताधिकार लागू हुआ। ठीक है ना, वयस्क मताधिकार लागू हुआ 1918 में। क्या हुआ, वयस्क मताधिकार कानून बना, यानी कि अब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन मजदूरों को तो भाई समस्या झेलना पड़ रहा था, मजदूरों को तो समस्या, कैमरा में कुछ लगा हुआ है, क्या दिक्कत आ रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है हमें।
कैमरा में लगा हुआ है, क्या ऐसा दिक्कत आ रहा है ना? कैमरा में तो ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है जी, सही तो है, कहाँ दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कहाँ कुछ लगा हुआ है कैमरा में। चलिए ठीक है ना। तो मजदूरों की आजीविका में कोई सुधार नहीं हो रहा था, मजदूरों को कम मजदूरी दिया ही जा रहा था, बहुत ज्यादा ज्यादा काम करवाया जा रहा था, अस्वस्थ वातावरण था, यहां तक कि बच्चों से भी काम करवाया जा रहा था, महिलाओं से काम करवाया जा रहा था। तो इस प्रकार से ना मजदूरों के साथ समस्या बना हुआ था, मजदूरों की समस्या में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ कि भाई फैक्ट्री में चूंकि मजदूरों का शोषण हो रहा था, तो इसलिए एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड रीपन। क्या नाम था? लॉर्ड रीपन। समझिएगा जरा ध्यान से, क्या नाम था? लॉर्ड रीपन। तो लॉर्ड रीपन ने 1881 ईस्वी में, हम सब कुछ लिख दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, 1881 ईस्वी में इसने, लॉर्ड रीपन ने एक कानून लाया, फैक्ट्री कानून, जिसको फैक्ट्री एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्ट्री एक्ट लाया। फैक्ट्री एक्ट लाया मतलब फैक्ट्री कानून लाया, ठीक है ना। इसी को कहा जाता था कारखाना कानून। इसी को क्या कहा जाता था? कारखाना कानून। ध्यान से सुनिएगा, इसी को क्या कहते थे? कारखाना कानून कहते थे, ठीक है ना। अब इस फैक्ट्री एक्ट में क्या कहा गया भाई? मजदूरों का जब शोषण इतना ज्यादा हो रहा था, तो लॉर्ड रीपन ने 1881 ईस्वी में एक कानून लाया, फैक्ट्री कानून, ठीक है ना। उस कानून के तहत यह कहा गया कि 7 बरस से नीचे का जो बच्चा है उससे कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा। सोचो भाई कि फैक्ट्री के जो मालिक हुआ करता था कितना निर्दयी था कि 7 साल से नीचे के बच्चा से भी काम करवाता था। 7 साल से नीचे का बच्चा बेचारा जो खेलता है कूदता है, लोग उसको गोद में लेके खिलाता है, और वो लड़के से काम वो फैक्ट्री में करवा रहा था। इतना ज्यादा शोषण हो रहा था मजदूरों का, ठीक है ना। सर बेरोजगार और बेगार में अंतर देखो। बेरोजगार मतलब हुआ कि हमारे पास कोई काम नहीं है, और बेगार मतलब हुआ कि फ्री का हम किसी के पास काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेरोजगार और बेगार में यही अंतर है। आमतौर पर गांव घर में आप लोग देखते होंगे, किसी का काम अगर आप कर रहे हैं तो लोग कहता है कि काहे बेगारी कर रहा है। बेगारी मतलब होता है कि फ्री का काम काहे कर रहा है, ठीक है ना। तो बेरोजगारी और बेगारी में अंतर यही है। बेरोजगारी मतलब हुआ कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, और बेगारी मतलब हुआ कि हम फ्री का किसी का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हुआ बाबू यहां तक? हाँ, बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब फैक्ट्री कानून आ गया, ठीक है ना, फैक्ट्री कानून आ गया तो कहा गया कि 7 बरस से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम कराना बंद करिए, ठीक है ना। फैक्ट्री कानून में क्या कहा गया भाई? इस फैक्ट्री कानून में क्या कहा गया? इस फैक्ट्री एक्ट में क्या कहा गया, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? 1881 में, याद रखिएगा, 1881 में लॉर्ड रिपन ने लाया था। तो इसमें सबसे पहला चीज तो यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर प्रतिबंध। काम कराने पर प्रतिबंध, यानी कि अगर उम्र 7 वर्ष से कम है तो भाई फैक्ट्री में वो लड़का काम नहीं करेगा। अच्छा, पहला चीज ये हुआ। दूसरा चीज हुआ 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के, 12 वर्ष से कम उम्र के, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम करने का घंटा, काम करने का घंटा तय करना। मतलब 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को तो कहा गया कि काम नहीं करना है, और 12 वर्ष से जिनका कम उम्र है उसको कहा गया कि काम करने का 1 घंटा तय होगा, ठीक है ना। कि भाई 12 वर्ष से कम उम्र का लड़का है तो 5 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा, 6 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगा। इस तरह से काम करने का घंटा तय किया गया, ठीक है ना। और क्या कहा गया कि अगर महिलाओं से काम कराते हो तो महिलाओं का भी काम करने का घंटा यानी अवधि, महिलाओं के काम की अवधि और मजदूरी को फिक्स कर दो भाई। अगर महिलाओं से काम ले रहे हो तो महिलाओं से अगर काम ले रहे हो तो काम करने की अवधि और मजदूरी निर्धारित करो। यानी कि महिलाओं से काम, महिलाओं के कार्य की अवधि, महिलाओं के कार्य की अवधि और वेतन निर्धारित करना,
यानी कि अगर महिलाओं से काम किया जा रहा है तो महिलाओं का वेतन और काम करने की अवधि दोनों निर्धारित करो, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं को मतलब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कानून बन गया, जिसको फैक्ट्री एक्ट कानून कहा गया, ठीक है ना। हाँ, जिसको क्या कहा गया, फैक्ट्री एक्ट कानून कहा गया। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बताइए यस और नो। समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बताओ बाबू पहले से। अभी तक हम आपको क्या बताए हैं? अभी तक हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बताए हैं कि मजदूरों को बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था। जब औद्योगिक प्रणाली हुआ, यानी कि जब फैक्ट्री का निर्माण हुआ, तो जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग के मालिक थे वो मजदूर बन गए और उनका बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। तो जब शोषण होने लगा तो मजदूरों ने आंदोलन किया। मजदूरों ने क्या किया? आंदोलन किया, ताकि हमारी स्थिति में सुधार हो। आंदोलन किया तो भाई सुधार अधिनियम पारित हुआ 1832 में, लेकिन सुधार अधिनियम पारित होने के बाद भी मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद लंदन श्रमिक संघ के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन किया गया, लेकिन इसका भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। बस काफी लंबे समय के बाद वयस्क मताधिकार इंग्लैंड में लागू हुआ 1918 में जाकर के, कई मतलब वर्षों के बाद। उसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने एक कानून लाया, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है ना, कारखाना कानून। इसमें कहा गया कि भाई 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम ही नहीं करवाना है। 12 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसे लिमिट में काम करवाना है, घंटे तय कर दिया जाए। अगर महिलाओं से काम करवा रहे हैं तो महिलाओं के भी काम की अवधि और वेतन जो है वो निर्धारित किया जाए। वेतन की जगह अगर मजदूरी बोले तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। अवधि और मजदूरी, क्योंकि महिलाएं भी ना मजदूरी करती थी, तो वेतन की जगह मजदूरी कर दें तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। वेतन की जगह क्या कर दे बाबू? मजदूरी कर देना, मजदूरी कर दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो महिलाओं के भी वेतन और मजदूरी को क्या कहा गया कि निर्धारित कर दिया जाए। इस प्रकार से मजदूर लोग, ठीक है ना, इस प्रकार से मजदूर लोग अपने में सुधार लाने के लिए, अपने आप में सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे। सर साफ नहीं दिख रहा है, क्या बात हुआ है भाई? आज सब लोग कह रहा है साफ नहीं दिख रहा है, क्या कुछ दिक्कत हुआ है क्या? है कैसे आप लोग कह रहे हैं कि साफ नहीं दिख रहा है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। साफ तो दिख रहा है जी। ऐसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई साफ नहीं दिख रहा है, कैमरा में कुछ दिक्कत आया है? जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, कर जाओ बाबू। चलिए अब सही है, एक बार देख लीजिए। अब हमारे ख्याल से क्लियर दिखना चाहिए एकदम। अब क्लियर दिख रहा है? अब हमें लगता है कि एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए, ठीक है बाबू। चलिए अब सही दिखेगा, ठीक है ना। अब यहां तक में देखो किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो चलिए अब देखिए, अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई। अब सही है? हाँ नो प्रॉब्लम। चलिए अब, हाँ आइए, अब सब ठीक है सर, हो गया है सर। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता रहे थे कि मजदूरों की स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा था, ठीक है ना। फैक्ट्री एक्ट आया, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कानून बना, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। अभी भी कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। मजदूर लोग लगातार हड़ताल कर रहे थे, मजदूर लोग लगातार हड़ताल कर रहे थे। उनका हड़ताल जो था ना एकदम लगातार जारी था। सोचिए, मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं आने के कारण मजदूर लोग 1882 से 90 मतलब 8 वर्ष में 25 को हड़ताल किए, 25 बार हड़ताल किए, 25 को आंदोलन किए, ताकि किसी तरीके से हमारी स्थिति में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। असंगठित मजदूर अब संगठन बनाना शुरू कर दिए थे, मतलब मजदूर लोग भी अब संगठन बनाना शुरू कर दिए थे कि संगठन बना करके लड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि मजदूर लोग भी अब संगठन बनाना स्टार्ट कर दिए। इन्हीं मजदूरों के लिए 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, जो कि हम चौथे नंबर चैप्टर में भी आपको पढ़ाए थे AITUC के बारे में, तो बाबू AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पढ़ाए थे ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मजदूरों के लिए यह संघ बना था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे।
अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इनके अध्यक्ष थे। तो 31 अक्टूबर 1920 को AITUC यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार हो। यानी जितना भी काम हो रहा था सब मजदूरों के लिए ही हो रहा था। उसके अलावा 1920 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ बना ताकि मजदूरों की स्थिति में सुधार हो। मुख्यालय इसका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में रखा गया। यह अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ जो है वो दुनिया के मजदूरों के बारे में विचार करता था, ठीक है ना, पूरे दुनिया के मजदूरों के बारे में सोचता था कि किसी प्रकार का दिक्कत मजदूरों के साथ ना हो। फिर उसके बाद 1926 में मजदूर संघ अधिनियम बना, मजदूर संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा यह कहा गया कि अब मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। मजदूर संघ अधिनियम, जरा ध्यान से देखिए, यह मजदूर संघ अधिनियम में कहा गया कि मजदूरों का अब रजिस्ट्रेशन होगा और जो रजिस्टर्ड जो मजदूर होंगे उनको संघ का मान्यता दिया जाएगा। मतलब मजदूर संघ अधिनियम में जो संघ बना इसका मान्यता दिया जाएगा मजदूरों को, लेकिन इसके लिए मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीयन करना होगा। और जो पंजीकृत मजदूर होंगे, जो मजदूर रजिस्ट्रेशन पहले से किए हैं, जो पंजीकृत मजदूर होंगे उनको संघ का मान्यता दिया जाएगा। यानी कि मजदूरों के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। अब क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ? मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों के बारे में सोचते हुए 1948 ईस्वी में, जरा ध्यान से देखिए, 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून यानी कि यह कानून बना कि भाई मजदूरों को अब कम से कम इतना कानून तो इतना मजदूरी तो देना ही है, इससे कम मजदूरी में आप मजदूरों से काम नहीं करवा सकते हैं। यह कानून बन गया। यह तो कानून बढ़िया था, न्यूनतम मजदूरी कानून, कि मजदूरों से अगर काम करवाते हैं तो कम से कम इतना मजदूरी देना पड़ेगा, इससे कम मजदूरी अगर दे रहे हैं तो आपके फैक्ट्री पे कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे परीक्षा में सवाल आएगा कि बताइए न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ, ठीक है ना। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में। कॉन्सेप्ट क्लियर? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? 1948 में। और इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य था कि मजदूरों के लिए इतनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए जिससे मजदूर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ अपनी कार्यकुशलता को भी बढ़ा सके। यानी न्यूनतम मजदूरी कानून जो बना उसमें यह कहा गया कि मजदूरों का मजदूरी कम से कम इतना हो कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करें ही, अपना घर परिवार चलाएं ही, साथ ही साथ अपनी कार्यकुशलता पर भी वो ध्यान दे, अपनी कार्यकुशलता को भी वो बढ़ा सके। इसलिए न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। नाम है न्यूनतम मजदूरी कानून, मतलब मजदूरी करने के बदले में कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था। मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए 1962 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि जो केंद्र सरकार था, उसने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा इसकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। यानी ऐसा नहीं था कि सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा था, सरकार के द्वारा भी बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा था मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा भी एक से एक प्रयास किए जा रहे थे, ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम मजदूरी कानून वाला जो प्रश्न है ना, ये परीक्षा में आ जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे? तो लिखिएगा, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ और इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी जरूर दिया जाए जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को भी बढ़ा सके। यानी कि मजदूर अपनी कार्यकुशलता और क्षमता को भी क्या कर सके? बढ़ा सके। और दूसरा, सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करके मजदूरों को उद्योगपतियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से भी बचाना चाहते थे। मतलब फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था मजदूरों का, तो उस फैक्ट्री के मालिकों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस फैक्ट्री के मालिकों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसलिए न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था और मजदूरों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिले, इसलिए भी न्यूनतम मजदूरी कानून लाया गया था। क्लियर हुआ? हाँ, इसको याद रखिए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं नहीं बाबू कि औद्योगिकीकरण ने, यानी जब से फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ तो मजदूरों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है कि नहीं किया है? किया है ना। तो औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक प्रश्न आता है कि मजदूरों ने, ये औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। ये क्वेश्चन 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो लिखेंगे औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को निम्नांकित तरह से प्रभावित किया।
इससे फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ, जिससे कुटीर उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या बेरोजगार हो गई। औद्योगिकीकरण के तहत फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ, और जब फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ तो कुटीर उद्योगों में जो कार्यरत जनसंख्या थी वो बेरोजगार हो गई। आपको बताया ना कि घरेलू उद्योग बंद हो गया, घरेलू उद्योग के जो मालिक थे वो अब वेतनभोगी मजदूर बन गए थे। कुटीर उद्योगों के संचालक उद्योगों में वेतनभोगी मजदूर बन गए थे। आपको बताए इन मजदूरों का आर्थिक शोषण होने लगा और उन्हें कम से कम मजदूरी देकर के अधिक से अधिक काम लिया जाने लगा। यानी कि मजदूरों लोगों का शोषण होने लगा और कम से कम काम देकर के अधिक से अधिक क्या लिया जाने लगा, काम, मतलब मजदूरी कम और काम ज्यादा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मजदूरी कम और काम ज्यादा। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, याद रहेगा। अब कुटीर उद्योग का ना बहुत सारा उपयोगिता है। कुटीर उद्योग जो है ना, कुटीर उद्योगों के कारण कह सकते हैं कि बहुत बड़े लोगों को रोजगार मिलता था। कुटीर उद्योग जब बंद हो गया तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो कुटीर उद्योगों का कुछ महत्व भी है, उपयोगिता भी है, ध्यान रखिएगा। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? बताओ बाबू, सारे बच्चों का यहां तक क्लियर हो गया? तो कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है, तो ध्यान रखिएगा। कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। मतलब किसान लोग खेती करते थे और खेती करने के साथ साथ कुछ घर में काम धंधा कर लेते थे, जिसको घरेलू उद्योग कहा गया। तो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार ये देता था। इसके विकास से क्षेत्रीय समानता में कमी आती है। कुटीर उद्योगों का जब विकास होता है, घरेलू उद्योग का जब विकास होता है, तो क्षेत्रीय असमानता में कमी आती है। मतलब सब लोग थोड़ा एक जैसे होते हैं। उद्योगों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलती है। मतलब उद्योगों को बढ़ावा मिलता है कि भाई थोड़ा उद्योग लगा के काम किया जाए। राष्ट्रीय आय का समान वितरण होता है। घरेलू उद्योग से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होता है। देशवासियों की आर्थिक असमानता में कमी आती है। मतलब भारत के जो लोग हैं, चाहे किसी भी देश के जो लोग हैं, किसी भी देश के जो आदमी हैं, उसमें असमानता में कमी आती है। अमीरी गरीबी थोड़ा दूर होता है, सब लोग अपना कमाते खाते हैं। बहुत कम पूंजी और बहुत कम टेक्नोलॉजी में भी यह स्थापित हो जाता है। घरेलू उद्योग चलाने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत कम पूंजी और बहुत कम तकनीक में भी काम हो जाता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव घटता है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगेगा तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, छोटा छोटा घरेलू उद्योग है तो पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप लोग कुटीर उद्योगों का महत्व ध्यान रखिएगा कि कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव बताइए। जब ये फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ, जब मशीन का आविष्कार हुआ, तो इसके नकारात्मक प्रभाव क्या निकले। तो बाबू लिखेंगे कि पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही था औद्योगिक क्रांति का कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तो उपनिवेश बनाने का एक होड़ आ गया कि भाई दूसरे देश को गुलाम बनाओ, वहां जाकर के बिजनेस करो, व्यापार करो। तो इस तरीके से ना उपनिवेश बनाने का होड़ शुरू हो गया था। ठीक है, उपनिवेश बनाने का होड़ शुरू हो गया जो आगे चल करके साम्राज्यवाद में बदला। पहला तो नकारात्मक प्रभाव यही है, ठीक है ना, कि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेश की होड़ शुरू हो गई और आगे चल करके उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। और दूसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। समाज में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग का विकास हुआ। उद्योगों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हो गया एवं मजदूरों का शोषण आरंभ किया, जिससे वे शोषण, गरीबी और भुखमरी के शिकार हो गए। तो औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव पूछता है बाबू, बड़े आराम से आप लोग औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव बता दीजिए, ठीक है ना। और यहीं पर आकर के आपका ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, द एंड हो जाता है, समाप्त हो गया बाबू। यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब आइए, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसको भी हम लोग तुरंत देख लेंगे, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे कि हम लोग तुरंत देख लेंगे। तो देर क्यों करते हैं भाई, तुरंत हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कि हम लोग अभी तुरंत देख लेते हैं। आइए भाई, सब लोग तैयार हो जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ज्यादा नहीं है, 35 या 39 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको कि अभी हम लोग देख लेंगे। तो बताइए, यह वाला पूरा चैप्टर आपको समझ में आया? हमें लगता है कि ये पूरा चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे। और जस्ट इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप फैक्ट्री के अगल बगल में जब मजदूर बसने लगे तो शहर का विकास हुआ, और उस शहर का जीवन कैसा था इसके बारे में हम लोगों को अगली क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसके जस्ट अगली क्लास में हम लोगों को पढ़ना है बाबू। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। अगला अभी चैप्टर बस तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे। अगला चैप्टर में कोई देरी नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, ठीक है ना। चलिए, क्या हुआ जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना देर लगेगा? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, वाह बहुत बढ़िया जी। नहीं, कल नहीं कराएंगे, आज ही इसको करा देते हैं, आज ये चैप्टर ही पूरा निपटा देते हैं, ठीक है ना। खुलने दीजिए, थोड़ा खुलने में समय लग रहा है, अब खुलेगा तब तो।
थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए तब तक। इसके बाद बायोलॉजी का जनन चैप्टर, वो तो शाम में पढ़ा ही रहे हैं ना, विद्युत धारा चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, विद्युत धारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम जनन चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मजाक मजाक में सब समझ गए? अच्छा, मजाक मजाक में समझ गए, ऐसे नहीं समझ रहे थे क्या? चलिए 100% हो गया है, अब तुरंत खुल जाएगा। जी। फिर हमारा वाला पर भेजो ना जी, हमारा वाला पर भेजेंगे तो नंबर है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाँ, यहाँ से प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू है। तो चलिए फटाफट से ना, अब आप लोग, सर आपका नंबर दिख गया है? नहीं दिखेगा रे भाई हमारा नंबर दिख गया? नहीं, संभव ही नहीं है, नहीं दिखेगा, क्या और का नंबर दिखा होगा, ठीक है ना। आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब बताओ बाबू। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट बताए हैं AITUC के बारे में, AITUC अभी जस्ट बताए हैं कि AITUC के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे, एकदम याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है तो बताए थे, लेकिन किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। आगे बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला, भारत में पहली कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई? तो सबसे पहले कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुआ था, जिसको पहले बंबई कहा जाता था, और वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था लुई वाला, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया है ना, तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद करिए, राजस्व आयोग की स्थापना की गई थी और उसके अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीमतुल्ला। कौन थे बाबू? इब्राहिम रहीमतुल्ला। ये सब बता चुके हैं। आगे, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम पहली बार औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1948 ईस्वी में, आजादी के बाद। आगे, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको कहां स्थापित किया गया? 7वां स्टील कंपनी हम आपको बताए हैं, जिसमें इसको कहां है तो ध्यान रखिएगा वर्णपुर में है। ये तो हम आपको भूगोल में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आगे बताइए, सुएज नहर को कब खोला गया? तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में। आपको बताए थे ना कि जब ये सुएज नहर का स्थापना हुआ तो इंग्लैंड से निर्यात ज्यादा बढ़ गया था, ये बता दिए थे हम आपको। आगे बताइए, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया? तो पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ? जवाब होगा मुंबई में। पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ? तो मुंबई में, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? तो पहला जूट मिल कलकत्ता में खुला था।
सबसे पहला जूट मिल कलकत्ता में खुला था। आगे बताइए, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम, तो बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम कब बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोनस भुगतान अधिनियम बना। आगे बता दो भाई, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है बाबू, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला नंबर क्वेश्चन, बाड़ाबंदी आंदोलन कहां हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। आगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया था ना, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। अगला नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया है? स्पिनिंग जेनी, तो आपको याद होगा कि जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। किसने? जेम्स हारग्रीव्स ने। आगे बताइए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? सबसे पहले कौन सा उद्योग बना था? वस्त्र की, लोहा की खान की परिवहन। सबसे पहले कपड़ा उद्योग बना था, आपको बताया भी थे। तो सबसे पहले वस्त्र उद्योग, याद रखिएगा। अगला बताइए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया है। अगला नंबर क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो बाबू याद रखिएगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1964 में हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1964 में हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ। आगे, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? सबसे पहला जूट मिल, तो सबसे पहला जूट मिल हुआ था, सबसे पहला जूट मिल कलकत्ता में लगा था। कहां में बाबू? कलकत्ता में। तो 23 का ए ऑप्शन होगा। सबसे पहला जूट मिल कहां लगा? कलकत्ता में लगा, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग भारत में कब शुरू हुआ था? 1914 में। 1914 में कोयला उद्योग भारत में शुरू हो गया था। आगे, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहां है? तो जाहिर सी बात है, राउरकेला में रहेगा, लेकिन राउरकेला है कहां? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहां है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत का सबसे पहला जो सूती कपड़ा मिल लगा था वो 1854 ईस्वी में लगा था। कौन लगाए थे बाबू? तो कावस जी, आपको बताए भी थे हम। कौन लगाए थे? कावस जी नानाजी दाभार। कावस जी नानाजी दाभार के द्वारा यह मिल लगाया गया था। अगला, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया था। अगला बताइए, भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित किया गया? तो भाई मुंबई में, 1854 ईस्वी में। ये तो बताइए कि हम 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? 1838 में। आगे बढ़ते हैं, सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार 1918 में मिला जाकर के। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को 1918 में वयस्क मताधिकार मिला। आगे बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? AITUC का स्थापना कब हुआ बाबू? बताओ जल्दी से। AITUC का स्थापना कब हुआ? फटाफट से बता दीजिए। AITUC का स्थापना कब हुआ? जल्दी से बताइए, जवाब क्या होगा? AITUC का स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में। बहुत सारे बच्चे गलत क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं अच्छा कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है तो कांग्रेस का तो स्थापना हुआ 1885 में। गलत हो जाएगा, वो कांग्रेस अलग है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और यह है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून किस वर्ष बना? भारत में, तो जवाब होगा 1838 ईस्वी में फैक्ट्री कानून बना था, कारखाना कानून बना था। ठीक है ना। आगे बताइए, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी हुआ? औद्योगिक नीति का घोषणा हुआ जुलाई 1980 में। आगे बता दीजिए भाई, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, याद रखिएगा। आगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। कब हुआ बाबू? 1995 में। आगे बताइए, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार किया है एडमंड कॉर्टराइट ने। पावर लूम का आविष्कार किसने किया है? एडमंड कॉर्टराइट ने। अगला नंबर क्वेश्चन, मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन,
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति भाई सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुआ है? इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ है। अगला, पावर लूम का आविष्कार किसने किया है? तो ये तो अभी बता ही दिए थे, एडमंड कॉर्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया है। और यहां के बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का चैप्टर द इंड हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि इतिहास का 5वां नंबर चैप्टर समाप्त। इतिहास का 5वां नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। अब बस छोटा छोटा 2-3 गो चैप्टर बचा है इतिहास में, उसके बाद वो भी खत्म। ठीक है ना, इतिहास में अब छोटा छोटा 2-3 चैप्टर बचा है, उसके बाद वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली आज इतिहास का 5वां नंबर चैप्टर हम खत्म कर दिए। प्यारे बच्चों अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तो पहले भूगोल वाला जो थोड़ा सा पार्ट बचा है ना उसको खत्म कर देंगे, कल सुबह में उसको हम पढ़ा देंगे। और दोपहर में तो आज बहादुर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होना है, तो आज दोपहर में बहादुर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। शाम में तो फिजिक्स ही चल रहा है, तो मिलते हैं ना फिर अगली क्लास में। जैसे जैसे सब चल रहा है वैसे वैसे चलते रहेगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप लोग मन लगा करके हंसते हंसते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।